दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देश के कश्मीर से मुद्दे जो जुड़े हुए हैं उनके बारे में कुछ बातें करेंगे। अभी आपको याद होगा 24 जून को प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें कश्मीर के पुराने 4 मुख्यमंत्री और बाकी लीडर्स को उन्होंने बुलाया बातचीत के लिए। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे और उनकी चर्चा में प्रधानमंत्री और अमित शाह ने ये बात को स्पष्ट कर दिया कि वो कश्मीर में पहले डीलिमिटेशन कराएंगे। डीलिमिटेशन यानी जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चुनावी क्षेत्र हैं, उनका पुनर्गठन कराएंगे। उसके बाद वहाँ चुनाव कराए जाएंगे और उससे वहाँ की सरकार बनाई जाएगी। उन्होंने यहाँ कश्मीर को जो स्टेटहुड देने का सवाल है, उसको राज्य का दर्जा का देने का सवाल है, उसके बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया। इस मीटिंग में ही महबूबा मुफ्ती ने ये बात रखी कि इस मुद्दे में स्टेटहुड दिया जाना चाहिए, आर्टिकल 370 को बहाल किया जाना चाहिए और पाकिस्तान से डायलॉग की बात करनी चाहिए। मीटिंग के बाद शेख अब्दुल्ला ने कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहा कि कश्मीरियों को जो भी वादे किए गए वो कभी पूरे नहीं हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वादा किया था कि यहाँ जनमत संग्रह कराएंगे, वो नहीं हुआ। बाद में पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि संविधान की सीमाओं के अंदर आकाश एक सीमा है जहाँ तक हम बातचीत कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि इस इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की सीमा में हम कश्मीर के मुद्दे को हल करेंगे, पर इसमें से कोई बात नहीं हुई। इसके उलट जो कश्मीर के राज्य का 370 आर्टिकल था, जो राज्य को एक सुरक्षा प्रदान करता था, एक स्वायत्तता, ऑटोनॉमी प्रदान करता था, उसको भी हटा लिया गया और वो भी एक ऐसे तरीके से जिसकी पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं हुई है। यहाँ इस बात को याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 370 के बारे में जो प्रावधान ये है कि जब तक कश्मीर की असेंबली इसकी सहमति नहीं देती, इसको रिकमेंड नहीं करती, तब तक आर्टिकल 370 हटाया नहीं जा सकता, पर इसके उलट आर्टिकल 370 को हटाया गया है। खैर, ये बातें इन्होंने बहुत तरीके से अलग अलग नेताओं ने रखी और इसी के साथ साथ जो प्रक्रिया हुई कि बातचीत को आगे कैसे चलेगी, इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट नीति नहीं बताई गई। राज्य का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में भी कोई एक स्पष्ट नीति नहीं रखी गई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर चर्चा करना बाकी है। और मुख्य रूप से आर्टिकल 370 को बहाल करना, जो जिसके आधार पर कश्मीर का भारत में विलय हुआ, इसके बारे में सरकार ने किसी प्रकार का आश्वासन देने से इनकार कर दिया। तो इन सब चीज़ों के चलते कश्मीर की स्थिति डामाडोल है। जैसे हमें याद है, करीब 1.5 साल पहले कश्मीर जब ये आर्टिकल 370 हटाया गया था, आर्टिकल 35A को भी हटाया गया था, उसी के साथ साथ कश्मीर में जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं थी, इंटरनेट सेवाएं पूरी बंद की गई और अंदर जो बातें हुई वो पूरे दुनिया या देश के लोगों तक उन्हें पता भी नहीं है कि कश्मीर के अंदर क्या होता रहा है। अभी भी वहाँ की लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की सीमाएं बहुत सीमित हैं। तो ये उम्मीद की जाना चाहिए कि इसके बारे में एक निष्पक्ष बात होगी और इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक ताकतों ने 2 प्रकार के प्रचार चला रखे हैं और ये दोनों प्रकार के प्रचार जो हैं पूरे तरीके से इनका कोई आधार नहीं है, पूरे तरीके से गलत हैं और इनको एक निश्चित पर्पज़ यानी समाज को बांटने के हिसाब से लगाया गया है। एक तो पहले ये बताया जाता है कि कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनमें अलगाववाद की प्रवृत्ति है और इस अलगाववाद की प्रवृत्ति को पूरे देश के मुसलमानों पर लाद दिया जाता है, जो अपने आप में गलत है। हम जब गहराई से देखें तो कश्मीर का पूरा जो विरोध चालू हुआ था, उसमें जो मिलिटेंसी की शुरुआत हुई थी, उसका आधार कश्मीरियत था। ये बात हमको याद रखना चाहिए कि कश्मीरियत के मुद्दे को जो भटकाने वाले आए थे वो कुछ बाहरी तत्व थे, पाकिस्तान समर्थित, अलकायदा समर्थित वो लोग थे जिन्होंने इसको एक हिंदू विरोधी रूप दे दिया जिहाद के नाम पर,
जो अपने आप में पूरी तौर से गलत था। खैर, दूसरा, पंडित नेहरू पर, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री पर बहुत आरोप लगाए जाते हैं कि अगर उन्होंने वो गलतियां नहीं की होती तो आज कश्मीर के ये हालात नहीं होते। सरदार पटेल अगर इस बात को देख रहे होते तो समस्या हल हो जाती। ये कहने वाले, इन्हें न तो इतिहास की समझ है, न बातों की जानकारी है, केवल ये अपने राजनीतिक उद्देश्य से इस प्रकार की बातों को करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, जिनकी सॉवरेनिटी थी, जिनका वहाँ अधिकार था, उन्होंने स्वतंत्र रहने का निर्णय किया। और जिन्ना साहब उस समय जानते थे कि कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो इसने, क्योंकि वो टू नेशन थ्योरी में मानते थे, इसके आधार पे कश्मीर को पाकिस्तान में मिलना चाहिए, ये उनकी समझ थी। पर कश्मीर के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े लीडर थे, शेख अब्दुल्ला, वो जानते थे कि पाकिस्तान में सामंतवाद, फ्यूडलिज़म है, वहाँ फंडामेंटलिज़म, मूल तत्ववाद के सिद्धांत हैं, इसीलिए पाकिस्तान से नहीं मिलना। और मिलना भी पड़ा। हरि सिंह तो स्वतंत्र रहना चाहते थे, पर जब कबायलियों के भेष में कबायलियों को पाकिस्तानी आर्मी के समर्थन से जब कबायलियों का आक्रमण हुआ, तो हरि सिंह ने मजबूरी से कहा कि हम भारत से मिलेंगे, और उसके लिए भारत में आर्टिकल 370 साइन किया गया, जिसके आधार पे ये निर्णय हुआ कि डिफेंस यानी सुरक्षा, विदेश विभाग, संचार विभाग और करेंसी, इन 4 चीज़ों को छोड़कर बाकी पूरे अधिकार कश्मीर की असेंबली के पास रहेंगे। खैर, इस आधार पे बाद में वहाँ सीज़ फायर भी हुआ और 2/3 कश्मीर को भारत से उसका मिलन हो गया। अब यहाँ ये बात याद रखने की है कि जो मामला उलझा, वो इसलिए उलझा क्योंकि इसमें पाकिस्तान का हाथ था। पाकिस्तान के पीछे अमेरिका का हाथ था, क्योंकि कश्मीर भौगोलिक रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र में है, और जो रशिया और अमेरिका का द्वंद्व दुनिया के ताकतों के रूप में चल रहा था, कश्मीर के माध्यम से अपना वर्चस्व रखने के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने पाकिस्तान का पूरा समर्थन किया। और ये इसी के साथ साथ जो आगे हुआ कि पाकिस्तान ने यहाँ के अलगाववादियों को पूरी मदद दी, और बाद में अलकायदा का जब प्रभाव बढ़ा, उन्होंने जब बाकी ताकतों के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में रशियन फ़ौजों को हरा दिया, तब वो उसमें से कुछ तत्व कश्मीर में घुस आए और उन्होंने कश्मीरियत को एक बदल कर हिंदू विरोधी एक स्वरूप देने की कोशिश की गई। जहाँ तक नेहरू जी का सवाल है, नेहरू जी ने तो शुरू से ही इस बात को कहा कि कश्मीर भारत में मिलना चाहता है, क्योंकि शेख अब्दुल्ला और उनके विचार बहुत मिलते थे, इसलिए वो इस बात के पूरे समर्थन में थे कि शेख अब्दुल्ला को मदद की जाए। और शेख अब्दुल्ला भी उन ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहे थे जो रियासतों में लोकतंत्र लाने की प्रक्रिया के आंदोलन में शामिल थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ऐसे संगठनों का नेतृत्व भी कर रहे थे। तो खैर, जवाहरलाल नेहरू ने पूरी कोशिश की कि इस मामले को सुलझाया जाए ताकि कश्मीर भारत का भाग बना रहे। पर उसी समय ये भी बता दूं कि कश्मीर की समस्या को खड़ा करने में एक तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल रहा है, पाकिस्तान को अमेरिका का समर्थन रहा है। दूसरा, लॉर्ड माउंटबेटन ने भी इसमें गलत काम किया। ये 2 मुख्य कारण थे जिसके कारण कश्मीर की समस्या खड़ी हुई। यूनाइटेड नेशंस में ले जाने का सवाल था, वो माउंटबेटन का ही प्रस्ताव था, और एक सेंस में वो ठीक भी था, क्योंकि उस समय यूनाइटेड नेशंस ने जो बात कही कि कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए, प्लेबिसिट होना चाहिए, वो एक सही बात थी यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस के अंडर में। पर वो बात, क्योंकि पाकिस्तान ने आक्रमण खाली करने से इनकार कर दिया, इसलिए जनमत संग्रह नहीं हो पाया। तो जब फारूक अब्दुल्ला इस बात को कहते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि जनमत संग्रह इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पाकिस्तान इस बात पर अकड़ गया। जहाँ तक नेहरू का सवाल है, नेहरू ने पूरी कोशिश की कि कश्मीर के लोगों की मदद की जाए, कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, और इसलिए उन पर इस प्रकार का आरोप लगाना और सरदार पटेल से की तुलना करना, कहते हैं कि सरदार पटेल ने इतनी रियासतों को मिलाया, कहीं कोई समस्या नहीं हुई। नेहरू को एक कश्मीर के मामले को देखना था
और उसमें इतनी समस्या हो गई, उसमें ये लोग भूल जाते हैं कि बाकी किसी रियासतों का बॉर्डर पाकिस्तान से नहीं मिलता था। कश्मीर एक ही रियासत थी जिसका एरिया पाकिस्तान से मिलता था, और इसलिए पाकिस्तान भौगोलिक रूप से उस क्षेत्र में हस्तक्षेप कर पाया, जिसके कारण से ये समस्या खड़ी हुई। इसमें नेहरू की किसी प्रकार की कोई गलत बात नहीं हुई नेहरू की तरफ से। दूसरा, आजकल फिर जैसे डिलिमिटेशन की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को फिर से उनकी सीमाओं को बदलने की बात की जा रही है, उसमें भी एक अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि नेहरू ने कश्मीर घाटी को असेंबली में ज़्यादा सीटें दी जबकि इनकी जनसंख्या कम थी। उनके हिसाब से घाटी की जनसंख्या, वो ऐसा प्रचार कर रहे हैं, घाटी की जनसंख्या भी 53 लाख थी, जम्मू के क्षेत्र की जनसंख्या भी 53 लाख थी, पर कश्मीर को ज़्यादा असेंबली सीट्स दी गई। ये पूरा भ्रामक प्रचार है। आपको जानकारी दे दूं, 2011 की जनसंख्या के अनुसार कश्मीर कश्मीर घाटी की जनसंख्या 68.8 लाख थी, 68.8 लाख पॉपुलेशन थी, जबकि जम्मू की 53 लाख थी। खैर, अब आगे ये देखने की ज़रूरत है कि कश्मीर के लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए हम वहाँ किस प्रकार से लोकतंत्र को पूरी प्रतिबद्धता से, ईमानदारी से, निष्पक्षता से लोकतंत्र को वहाँ बहाल करके कश्मीर लोग जो इतनी सदियों से, इतने दशकों से इस समस्या को भुगत रहे हैं, उन्हें चैन की सांस लेने को मिले, वो आज़ादी से जी सकें, और जो लोकतांत्रिक अधिकार देश के बाकी लोगों को मिले हैं, उन्हीं अधिकारों के आधार पे कश्मीरी लोग भी अपना जीवन यापन कर सकें। इसमें यही उम्मीद की जा सकती है कि वहाँ जनसंख्या का मैनिपुलेशन करना और गलत बातों का प्रचार करके जम्मू को ज़्यादा मजबूत करके कश्मीर घाटी को कमज़ोर करना, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं रहेगा। सच्चाई जो है उसके आधार पर ही हमें चलना चाहिए। इसी के साथ, ये उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर में लोकतंत्र मजबूत होगा और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहाँ बहाल होगी, और जो सांप्रदायिक ताकतें इतना गलत प्रोपेगेंडा कर रही हैं कश्मीरी मुसलमानों के ख़िलाफ़, और जो उन्होंने कश्मीरी पंडितों को एक आधार बनाया हुआ है कि कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, उनका कौन सा देश है, उनका क्या है। तो ये भी आपको बता दूं कि कश्मीरी पंडित को जो वहाँ से घाटी छोड़नी पड़ी, उसके पीछे एक तो वो आतंकवादी जो अल-कायदा की मनोवृत्ति वाले थे, उनका हाथ था, और उनको सुरक्षा प्रदान करने के बदले जगमोहन, जो वहाँ के गवर्नर थे, जो बाद में भाजपा में गए, उन्होंने इनके वहाँ से घाटी से निकलने का इंतज़ाम किया, उन्हें सुरक्षा देने की बजाय। तो ये इसके लिए भी किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, ये भी एक सोचने की बात है। और फिर सब चीज़ों के लिए लोग जिम्मेदार दिया जाता है पहली सरकारों को। पर आपको याद दिला दूँ, 1998 से लेकर 2004 तक भाजपा के नेतृत्व की सरकार रही। पिछले 7 सालों से भाजपा की सरकार है, और इसके बावजूद कश्मीरी पंडितों को कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि समस्या ज़्यादा गंभीर है, इसका जुड़ाव पूरे कश्मीर से है। इसलिए हमें उसके आधार पे सोच कर चलना चाहिए, और इस कश्मीरी पंडितों के आधार पर लेकर समाज में एक जो अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल पैदा किया जाता है, उसको भी हमको मुकाबला सच्चाई से और ईमानदारी से करना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइए। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।